हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके तो बात करते हैं हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो देखिए हम प्राचीन इतिहास के बिल्कुल लास्ट में पहुँचे हुए हैं और आज की क्लास में हो सकेगा तो इस प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करेंगे और बाकी बचे हुए जो स्टैटिक्स टॉपिक हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एक बार बात करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने मौर्य वंश के बारे में जाना था, गुप्त वंश के बारे में जाना था। आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम आपके HSSC के अकॉर्डिंग जो प्राचीन इतिहास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्धन वंश। शायद आप सभी ने सुना होगा, याद भी किया होगा, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, वर्धन वंश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश के बारे में अब देखिए, वर्धन वंश में आपको पढ़ना क्या है? तो हम इसमें पढ़ेंगे मैन्युअली तो हर्षवर्धन के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं हम वर्धन वंश की शुरुआत कहाँ से हुई है। प्रभाकर वर्धन से। इसकी शुरुआत जो है वो हुई है प्रभाकर वर्धन से। अब जो ये प्रभाकर वर्धन है तो हम पढ़ते हैं इसके दो बेटे थे। इसके दो बेटे थे, कौन से? एक बेटे का नाम था राज्यवर्धन, एक बेटे का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे बेटे का नाम था हर्षवर्धन, जो आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी प्रभाकर वर्धन की एक बेटी थी। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम पढ़ते हैं जो शासक था वो इस समय राज्यवर्धन था, और हम पढ़ते हैं जो राज्यश्री है, राज्यश्री का विवाह। हम पढ़ते हैं जो ये राज्यश्री है, राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक, राज्यश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के शासक, राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक। और ये किस वंश के शासक थे? मौखरी वंश के। तो हम पढ़ते हैं जो राज्यश्री है, राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ग्रहवर्मा के साथ हुआ। और जो ये ग्रहवर्मा है ये किस वंश के थे? तो हम पढ़ते हैं ये मौखरी वंश के थे। ये मौखरी वंश के थे। तो आप याद रखोगे, मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई। तो देखिए हम पढ़ते हैं ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी। मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी। देवगुप्त ने कर दी। तो हम पढ़ते हैं जो ये ग्रहवर्मा, इसकी हत्या कर दी गई। अब आपको पता अगर ग्रहवर्मा की हत्या होगी तो राज्यश्री का ये हम पढ़ते हैं हस्बैंड है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसका बदला कौन लेगा? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन ने क्या किया? हम पढ़ते हैं राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, बदला ले लिया। तो हम पढ़ते हैं राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन रास्ते में लौटते समय, लेकिन हम पढ़ते हैं जब राज्यवर्धन वापस आ रहा था हरियाणा के अंदर, तो हम पढ़ते हैं लौटते समय देवगुप्त के मित्र, लौटते समय देवगुप्त का एक मित्र था जिसका नाम था गौण नरेश शशांक, जो था गौण नरेश शशांक। गौण नरेश शशांक। तो हम पढ़ते हैं लौटते समय देवगुप्त के मित्र गौण नरेश शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या कर दी।
तो यहां तक हम पढ़ते हैं। तो देखिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की, फिर लौटते समय देवगुप्त के मित्र गौण नरेश शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब देखिए मैंने बोर्ड पे सिर्फ ये लिखा है, एक बार समझे पूरी कहानी को, यहाँ पे सारा समझना है। सबसे पहले प्रभाकर वर्धन राजा थे। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री। हम पढ़ते हैं इस राज्यश्री का विवाह किया गया कन्नौज के एक शासक थे जो मोखरी वंश के थे, जिसका नाम था ग्रहवर्मा। लेकिन हुआ क्या, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी किसने, मालवा के राजा देवगुप्त ने। अब राज्यवर्धन अपनी बहन की इसका बदला लेने के लिए गया, तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन जैसे ही राज्यवर्धन रास्ते में लौट रहा था, तो रास्ते में लौटते समय देवगुप्त का भी एक मित्र था जिसका नाम था गौण नरेश शशांक, और शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। यानी अब राज्यवर्धन मर चुका है। आपको पता है राज्यवर्धन मरेगा तो गद्दी पे कौन बैठेगा, हर्षवर्धन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं नोट में एक क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये एग्जाम के लिए थोड़ा सा याद रख लेना। तो नोट में मैं लिखता हूं, बोधि वृक्ष को, मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो भगवान बुद्ध को जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो स्थान बोध गया था, तो उसी वो जो वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष कहलाया था, आपने पढ़ा था। तो बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था। तो याद रखेंगे बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था। तो हम पढ़ते हैं शशांक ने कटवाया था। तो हम पढ़ते हैं बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था। इसके बाद आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं किसकी, हर्षवर्धन की। आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं किसकी, हर्षवर्धन की। अब देखिए जो ये हर्षवर्धन है इसको हम पढ़ेंगे 606 से, इसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं 606 से लेकर 647 तक। 606 से लेकर 647 एडी तक हर्षवर्धन ने शासन किया। देखिए हर्षवर्धन की जो सबसे पहली राजधानी थी, आपको इसकी पहली कैपिटल याद रखनी होगी, और जो पहली राजधानी थी वो हमारे हरियाणा की थानेसर थी। वो हरियाणा की थानेसर थी, और थानेसर कहाँ पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ये पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। अब इसने क्या किया, इसने शासक बनते ही, अब ये शासक बनते ही बदला लेगा अपने भाई की मौत का, तो इसने क्या किया, शासक बनते ही, इसने शासक बनते ही शशांक को पराजित किया। शशांक को पराजित किया। जिस शशांक ने इसके भाई की हत्या की थी, इसने शशांक को ही हरा दिया, शशांक को पराजित किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसने शशांक को हराने के बाद अपनी जो राजधानी है वो राजधानी चेंज कर दी। तो हम पढ़ते हैं इसने अपनी जो राजधानी है वो राजधानी कन्नौज को बनाया। इसने राजधानी कन्नौज को बनाया। कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया शशांक को पराजित करने के बाद। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके अंदर इसका एक राज दरबारी कवि था। इसका एक राज दरबारी कवि था। जिस राज दरबारी कवि का नाम क्या था, तो हम पढ़ते हैं इस राज दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। इस राज दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। अब बाणभट्ट ने क्या किया, तो हम पढ़ते हैं बाणभट्ट ने कुछ पुस्तक लिखी थी जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं। हरियाणा के एग्जाम में हर किसी में एक ना एक आ ही जाती है। तो इसने दो ये बुक लिखी थी, एक का नाम था हर्षचरित, एक का नाम था हर्षचरित, और एक का नाम था कादम्बरी, एक का नाम था कादम्बरी। तो हम पढ़ते हैं इसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद आप ये भी याद रखोगे हर्षवर्धन ने भी 3 नाटक लिखे थे। तो हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन ने भी 3 नाटकों की रचना की थी। 3 नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की। और ये 3 नाटक कौन से थे, तो नंबर 1 पे लिखेंगे प्रियदर्शिका। 1 मिनट, नंबर 1 पे लिखेंगे प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। नंबर 2 पे लिखेंगे नागानंद। नंबर 2 पे लिखेंगे नागानंद। नंबर 2 पे लिखेंगे नागानंद। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने लिखी प्रियदर्शिका, नागानंद, और एक लिखी इसने रत्नावली। इसने एक लिखी कौन सी, रत्नावली।
इसने एक लिखी रत्नावली। तो हम पढ़ते हैं इन 3 नाटकों की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। अब गौर से सुनिए मेरी बात, काफी सारी बुकों में ये भी बताया गया है, या इतिहास में ये भी बताया गया, हर्षवर्धन ने किन्हीं 3 नाटकों की रचना नहीं की, बल्कि इसने एक लेखक से इन नाटकों की रचना करवाई थी जिसका नाम था धावक। उसको पैसे दे के करवाई थी, लेकिन आपको याद रखना है हर्षवर्धन ने इन 3 नाटकों की रचना की थी। इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। 629 एडी में, 629 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था। एक चाइना से प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था, एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था। तो हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो भारत आया था, और ये इसका नाम क्या था? इसका नाम था हुएनसांग। इसका नाम था हुएनसांग। तो आप याद रखोगे 629 में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था हुएनसांग, और जो ये हुएनसांग था ये 16 वर्षों तक हमारे भारत में रहा था। जो ये हुएनसांग था ये 16 वर्षों तक भारत में रहा था। तो हम पढ़ते हैं 16 वर्षों तक ये भारत में रहा था। इसका नाम था हुएनसांग और ये 16 वर्षों तक भारत में रहा था। अब ये भारत में करने क्या आया था? तो हम पढ़ते हैं हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय से, ये नालंदा विश्वविद्यालय से, तो हम पढ़ते हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था। तो हम पढ़ते हैं नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था। तो देखिए ये नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण करने आया था, और साथ में ये बौद्ध धर्म के अवशेष भी इकट्ठे करने के लिए आया था। इसने अपने 16 वर्षों का जो वृत्तांत था, इसने अपने 16 वर्षों का वृत्तांत, जो यात्रा का वृत्तांत था, इस वृत्तांत को एक बुक में लिखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आप याद रखोगे CU की। इसकी बुक का नाम है CU की। तो आप याद रखोगे इसने एक बुक में लिखा जिस बुक का नाम है CU की। इसके बाद हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन ने हुएनसांग को एक उपाधि दी थी। तो हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन ने हुएनसांग को एक उपाधि दी थी। और ये उपाधि क्या थी? तो गौर से देखिए, हर्षवर्धन ने हुएनसांग को उपाधि दी थी जिस उपाधि का नाम था यात्रियों में राजकुमार की उपाधि। इसे यात्रियों में राजकुमार की उपाधि दी थी। यात्रियों में राजकुमार की उपाधि दी, इसे यात्रियों में राजकुमार की उपाधि दी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन को पुलिकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। नर्मदा नदी के किनारे हराया था। तो हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन को पुलिकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। और आप याद रखोगे ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। तो ये भी हम इसी में याद रखेंगे। तो ये था आप लोगों का हर्षवर्धन। मैं एक बार फिर से बता देता हूं थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में। तो देखिए मैंने लिखा है हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। शासक बनते इसने अपने भाई की मौत का बदला लिया, शशांक को पराजित किया। उसके बाद इसने राजधानी थानेसर से ले जाके यूपी के कन्नौज में ले गया। इसके राजदरबारी कवि का नाम बाण भट्ट था जिसने 2 पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी। इसके बाद हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। इसके बाद हम पढ़ते हैं 629 में इसके शासनकाल में एक चाइना का प्रसिद्ध यात्री आया जिसका नाम था हुएनसांग, जो
16 वर्षों तक भारत में रहा था और ये नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने आया था और भगवान बुद्ध के अवशेष इकट्ठे करने आया था। इसने 16 वर्षों की अपना यात्रा वृत्तांत एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम था सीयू की। हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को एक उपाधि दी थी, यात्रियों में राजकुमार की उपाधि दी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं पुलिसेकिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे भी हराया था और ये जो हर्षवर्धन है ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था।